हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी और स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2025 का अनसॉल्व पेपर का 2025 का सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 से पहले हमने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को अच्छे से पढ़ लिया था। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी वो सेट के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं तो उन वीडियो को देख करके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपको इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्या आप डायरेक्ट दे पाओगे, जिसके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4 है आपका, सेट नंबर 4 2025 का अनसॉल्व पेपर का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन है फॉर अ पॉलिनोमियल एफ एक्स। एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स की कंडीशन में दिया गया है। बहुत बढ़िया। इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोस एफ एक्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ एक्स इन द ग्राफ विल बी। बच्चा, एक बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर x का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। शून्य का मतलब उसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे उनको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब आपको कंडीशन में फंक्शन जिस फॉरवर्ड में दिया गया होगा उस एक्सिस को देखना होगा। इस कंडीशन में y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया, मतलब फंक्शन जो होगा वो x के फॉर्म में होगा। अगर फंक्शन x के फॉर्म में होगा तो आपको x एक्सिस को देखना है। x एक्सिस में ये जो कर्व बना हुआ है ये x एक्सिस को कितने प्लेस पर कट कर रहा है, x एक्सिस को कितने प्लेस पर कट किया जा रहा है, आपको ये चीज ध्यान से देखना है। तो आप कहेंगे सर x एक्सिस को 2 बार कट किया इसने, एक तो ये और एक ये 2 बार कट किया गया है। तो जितने बार कट करता है एक्सिस को, जितने बार ये कर्व कट करेगा उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। इसका 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। कंफर्म हुई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप सब बता सकते हो कि 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आइए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। 156 प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मतलब होता है कि डिवाइड बाय प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से वो नंबर को डिवाइड किया जाए, वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। वो 2 फैक्टर होने कौन से चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा वो खुद होना चाहिए। एक 1 से कटे और दूसरा खुद से कटे। जब 1 से कटेगा और खुद से कटेगा वो प्राइम नंबर होगा। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। जैसे सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, इस तरह के नंबर आपके प्राइम नंबर होंगे। तो आइए सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या होगा? वो भी आपका 2 होगा। कंफर्म हुई बात? तो भैया सबसे पहले जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, 1 बचा, इस 18 हो गया, 2 9 जा 18। 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13,
कंफर्म हुई बात। तो भैया 2 बार 2 टाइम्स 2 आया हो, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये कहां पर दिख रहा है भैया? ये पहले ऑप्शन में है कि ए नंबर जो ऑप्शन आपका होगा वो करेक्ट होगा। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। कंफर्म हुई बात, कर पाओगे? बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे आसान क्वेश्चन या इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने हैं। देखिए क्या पूछा गया है आपसे, 175 और 91 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ पता करने के 2 मेथड है, या तो आप डिवीजन मेथड का यूज करें या तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि यहां पर कहा नहीं गया कौन से मेथड का यूज करना है, तो भैया 175 और 91 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले देखो 6 और 7, 6 और 7 13 हुआ, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करें, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और क्या होगा आगे बात करें तो 15 के बाद में बचे 2, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा और 7 1 जा हो जाएगा। 91 को डिवाइड करें तो भैया ये 9 1 10, तो 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। दोनों के कॉमन पार्ट को यहां पर जो लिखेंगे, 175 के जो प्राइम फैक्टर हुए 5 इंटू 5 इंटू 7, और 91 की बात करें तो ये 7 इंटू 13। एचसीएफ वो होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा जो कॉमन मिल जाए वो इसका एचसीएफ होगा। मान लीजिए ये और ये दोनों के दोनों कहीं पर निमंत्रण में गए, निमंत्रण में इन्होंने कुछ खाया, इन्होंने कुछ खाया, इन्होंने कुछ खाया, इन्होंने भी साथ में कुछ खाया, इन्होंने भी कुछ खाया, इनको कुछ और पसंद, इनको कुछ और पसंद। अब इन्होंने क्या किया, मान लीजिए इन्होंने 5 को अगर हम रसगुल्ले की बात करें तो इन्होंने 2 रसगुल्ले खा लिए 2 बार, इन्होंने कहा हमको पसंद नहीं। आगे चाउमीन लगा हुआ था, इन्होंने चाउमीन खा लिया, ठीक, तो इन्होंने भी कहा हमको भी पसंद है, हम भी खा ले रहे हैं, साथ में दोनों ने खाया। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है भैया आगे डोसा भी चल रहा है, उसको भी खा लेते हैं, इन्होंने कहा आप खाओ हमको पसंद नहीं। अब आपसे पूछा गया कि दोनों ने कॉमन में क्या क्या एक साथ क्या खाया, तो आपने कहा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज है जो 7 वो साथ में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एचसीएफ कितना होगा, 7। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुई बात, सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल बेसिक क्लास वाले क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं, और ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं सॉल्व करा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो 2025 के सेट नंबर 4 में पूछे गए हैं आपसे। कंफर्म, बढ़ते हैं आगे। देखो बोला गया है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या की बात करें, देखो भैया परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर की बात करें या परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P अपान Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जिनको P अपान Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, बट Q कभी भी 0 नहीं होगा, वो आपका कहलाएगा रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। दूसरी कंडीशन सर याद रखिएगा कि P और Q हमेशा और हमेशा बिलोंग करेंगे
इंटीजर से कहां से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से, ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे। चाहे वो p की वैल्यू हो या q की वैल्यू हो, इंटीजर से आनी चाहिए। बट याद रखिएगा q कभी भी जीरो नहीं होगा। सर एक कंडीशन और होनी चाहिए, रेशनल नंबर में p और q दोनों के दोनों बिलोंग करने चाहिए को प्राइम नंबर से। कहां से, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर से बिलोंग करने चाहिए। वो सभी के सभी नंबर रेशनल नंबर होंगे, जैसे 1/2, 1/3, 5/7, 6/11, 15/17, ये सभी के सभी आपके रेशनल नंबर होंगे। आइए देखते हैं, रेशनल नंबर वो भी होंगे जो रूट से पूरी तरह से बाहर फाइंड हो जाएंगे। जैसे √4 को 2 लिख सकते हैं, जैसे √3 इंटू √3 लिखा हुआ है, तो ये रेशनल होगा कि नहीं इसका तो पता मल्टीप्लाई करने के बाद ही चलने वाला है। √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 आ जाता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। सर अभी आपने कहा कि जो p/q के फॉर्म में लिखा होगा वो रेशनल होगा, तो फिर 3 कैसे हमारा रेशनल नंबर हो गया? भैया 3 के अपान में 1 होता है, इसलिए 3 भी आपका रेशनल नंबर होगा। यहां तक सुनो, और एक बात भैया, जो आपका 0 होता है, जीरो भी आपका रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। बट अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर दिख जाए तो वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा। कंफर्म हुई बात? अगर आपसे कहे कि भैया √2 का मल्टीप्लाई हम √8 से कर दें तो क्या ये रेशनल होगा? हमने कहा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आपने कहा कर लीजिए। ये √16 4 का होता है, ये रेशनल हो जाएगा। कंफर्म? अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखें भैया, हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी अ रेशनल नंबर? इनमें से भैया कौन सा एक रेशनल नंबर होगा? तो रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हो। ये देखो भैया, √3/5 लिखा है सर p/q के फॉर्म में। बट क्या ये p/q के फॉर्म में सर ये q यहां पर 0 भी नहीं है, दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो रही। बट तीसरी कंडीशन कहता है कि ये जो p और q दोनों नंबर हैं यह इंटीजर होने चाहिए। क्या रूट का कोई भी नंबर इंटीजर्स में बिलोंग करता है? आप कहोगे सर रूट का कोई भी नंबर इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों नंबर इरेशनल हैं। कैसे हैं? इरेशनल नंबर हैं। अगर ये दोनों नंबर इरेशनल नंबर हैं तो फिर ये क्या होंगे? ये कभी भी रेशनल नहीं हो सकते हैं। ठीक, आपने कहा कि अगर हम √2 और √7 की बात करें तो भैया √2 और √7 की बात तो तब करेंगे ना जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने कहा करिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया √14, पर √14 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका ना ए ऑप्शन होगा ना बी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। रूट की वैल्यू है, इरेशनल नंबर है। सी नंबर को चेक करें, ये लिखा हुआ है √5 प्लस √7, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है √5 माइनस √7। चलिए भैया एक फार्मूले की बात करें, अगर a² a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है तो आप कहोगे कि सर ये हो जाता है a² माइनस b²। अच्छा ऐसा कुछ, तो फिर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा,
-7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 5 -7, और इनको सॉल्व करेंगे तो -2। -2 एक रेशनल नंबर होता है। आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कितने लोगों का आंसर मैच हुआ? कंफर्म हुई बात? समझ में आया? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स? निम्न में से कौन सी ऐसी घटना है जो प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटी के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले इसका फार्मूला होता है PE इक्वल टू NE अपान में NS। कंफर्म हुई बात? P इक्वल टू NE अपान में NS, ये इसका फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये इसका फार्मूला होता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो जीरो से छोटी, क्या जीरो से छोटी नहीं हो सकती। जीरो या जीरो के बराबर प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है कि ये जीरो या जीरो के बराबर, या फिर आप कहोगे कि 1 या 1 से छोटी होती। प्रोबेबिलिटी जीरो से छोटी नहीं होती है और 1 से बड़ी नहीं होती है, ये कंडीशन हमेशा आप याद रखिएगा। अगर 1 से बड़ी नहीं होगी और जीरो से छोटी नहीं होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 और 1 के बीच में होती है। जीरो भी हो सकती, 1 भी हो सकती ना, बट ना तो जीरो से छोटी और ना 1 से बड़ी हो सकती है। तो यहां पर देखो भैया, आपसे बोला गया कि 1/3 कौन सी नहीं हो सकती? 1 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है। भैया पर निगेटिव वैल्यू जो होगी वो जीरो से छोटी होती है, इसलिए याद रखिएगा कि -1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कभी नहीं होगी, क्योंकि वो जीरो से छोटी हो गई, इसलिए ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुई बात? आगे बढ़ते हैं भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है 25th टर्म ऑफ एन एपी। देखो एपी का 25th नंबर का टर्म क्या होगा, इसकी बात करें। देखो एपी की बात करें तो आपको एपी में दिया गया है क्या क्या, 6, 10, 14, ये आपको बताना है 25th नंबर का टर्म A25 आपको बताना है। भैया एपी का पहला टर्म जो होता है उसको बोलते हैं ए की वैल्यू 6 दी गई है। अगर यहां पर कॉमन डिफरेंस की बात करें, अगर ये एपी है, ये सीरीज एक एपी है, तो हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस पता करने के लिए आपको A2 में A1 को माइनस करना होगा, दूसरे टर्म में पहले टर्म को माइनस कर दीजिए, आपका डिफरेंस पता चल जाएगा। A2 है आपका, A1, A2, A3 ऐसे करके बढ़ते हैं। A2 की वैल्यू है 10, 10 - 6, तो आप कहोगे कि D की वैल्यू सर 4 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा? 4। अब आपको 25th नंबर टर्म पता करना है, तो nth टर्म के लिए फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कर पाओगे? an मतलब A25। भैया देखो n के प्लेस पर 25 आया, a कितना है आपका? a आप कहोगे कि हमारा 6 है, n 25 माइनस 1 इंटू 4, ये हो गया 6 प्लस 24 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, ये हो गया 102। A25 नंबर का जो टर्म होगा वो 102 होगा।
तो भैया बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम एपी की बात करें, ध्यान से देखिएगा, एपी एपी में पहली चीज की जो भी सीरीज होगी उनका कॉमन डिफरेंस जो होगा इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। यहां पर ए जो होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म। बी जो होगा वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। एन जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म। एसएन जो होगा वो सम का फार्मूला कहलाएगा। इसी तरह करके एक और होता है एल, जिसको लास्ट टर्म बोलते हैं। ये जो सिंबल होते हैं इनको याद करना थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि पहला फार्मूला जो आपका होता है वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ये आपको कोई भी किसी भी नंबर का टर्म पता करना है कि आप फिफ्थ नंबर का टर्म बताओ चाहे 100 नंबर का टर्म बताओ, अगर ए एन और डी पता है तो आप चाहे 1000 नंबर का टर्म उस सीरीज का पूछो आपको पता चल जाएगा। पर कंडीशन है कि पहला टर्म और एन और डी आपको पता होना चाहिए। ठीक, पहला फार्मूला। सेकंड की बात करें तो एक लास्ट टर्म का फार्मूला होता है, इसको भी लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको उस एपी का लास्ट टर्म पता करना है तो आप इन कंडीशन से उसका लास्ट टर्म बता सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि एक सीरीज है जिसमें टोटल 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है, उस सीरीज में लास्ट टर्म क्या होगा यदि पहला टर्म और डिफरेंस आपका इतना और इतना दिया गया, कर पाओगे? तब हम इसका नहीं इसका यूज करेंगे। अगर आपसे पूछे कि nth टर्म की सीरीज में सभी नंबर का सम क्या होगा, तब आप कहोगे कि सर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज कर देंगे। हमने कहा इसका ही क्यों करेंगे, आपने कहा नहीं मन है तो इसका यूज कर दिए जब ये कंडीशन दी गई हो। अगर आपसे बोले कि nth टर्म दिया गया है तो आप an लगा दीजिए। अगर आपसे कहे कि लास्ट टर्म दिया गया है और फर्स्ट टर्म दिया गया है तब पता कर सकते हैं, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं, तब a प्लस एल लगा दीजिए। इतने सारे फार्मूले बस आप एपी में कर सकते हो। अगर आपको एपी चेक करनी है कि वो एपी है कि नहीं, तो भैया आपको चेक करना होगा a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। उस एपी का अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाता है तो वो सीरीज एपी में हो सकती है। ठीक, कंफर्म हुई होगी बात? यहां तक समझ में आया होगा? लगा रहे होगे, कॉपी में नोट कर रहे होगे, या आशा करते हैं। ठीक, सिर्फ बैठ के स्किप करके आगे बढ़ रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इन जितने भी फार्मूलों को मैं लिखा रहा हूं, माना कि आपको आते होंगे, आता तो आपको बहुत कुछ है ना, पर जब बात करने की आती है तो आधी चीजें भूल जाते हो। और मैथ में जब धीरे धीरे करके हम कोई चीजें नोट करते हैं, लिखते हैं और उसको याद करते हैं, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उन चीजों को सीख जाते हैं। तो सीखना है तो इनको नोट करना पड़ेगा। नोट करने के लिए कॉपी और पेन लेना पड़ेगा। कॉपी पेन लेकर के भी बैठने से काम नहीं चलेगा, उससे लिखना भी होगा। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर बात समझ में आ गई है तो अब लिखना शुरू कर दो, नहीं तो भैया कोई बात नहीं। देखो, इस क्वेश्चन में बात करें, इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो आइए थोड़ी सी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कर लेते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म होगा। अगर ये इसका जनरल फॉर्म होता है तो एक कंडीशन याद रखिएगा कि भैया यहां पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर वो 0 हो गया तो फिर आपकी वैल्यू क्या होंगी, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, बट वो एक क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्या सर b एंड c जो होंगे वो 0 हो सकते हैं? तो भैया ये 0 हो सकते हैं पर a 0 नहीं हो सकता। कंफर्म हुई बात। दूसरी चीज, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, कि जैसे भैया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो फिर क्या होगा, हम कहेंगे कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 6 के ऐसे तोड़ो कि ऐड करने पर 5 आ जाए। तो आप इस पैटर्न को बहुत अच्छे से कर पाते हो। नहीं कर पाते हो तो फिर बताना, फिर इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये चीजें आती हैं। अगर ये कर पाते हो तो फिर कंडीशन ये है कि ये जो दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है x के रूट्स के लिए x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका तो भैया ध्यान से सुनना, अगर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ तो इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और पूरा गेम यहीं से होता है। अगर भैया d की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो याद रखिएगा कि रूट्स आपके इक्वल हैं। रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो रूट्स रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, 0 से छोटी आ जाए तो वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। याद रखिएगा। ये था थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में बोला गया इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट्स क्या होते हैं उतनी देर से आप बता रहे हैं, पर रूट्स होता क्या है? रूट्स एक्स की वो वैल्यू होती है जो एक्स के प्लेस पर पुट करते ही पूरी इक्वेशन को 0 कर देगी। उसको आपको रूट्स बोलना है। जो जीरोस होता था वो वैसे ही रूट्स होते हैं। अगर इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स कितना है, अगर हम कहें एक रूट्स इस इक्वेशन का -2 है, मतलब x की वैल्यू -2 है, देन द वैल्यू ऑफ p, तो इक्वेशन तो आपको दी गई है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस p इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, ये -4 माइनस p इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया, p की वैल्यू आ गई 0। p कितना आएगा? p 0 आएगा। भैया आपका a नंबर आपका सही हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी रूट्स दिया गया होगा उसको x के प्लेस पर पुट करके आंसर पता कर लेना है। कंफर्म। आगे बढ़े। देखो भैया, अगर हम बात करें यहां पर, देखो
ये तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका d इक्वल टू अंडर रूट, बोलो भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो भैया, कंफ्यूज नहीं होना, जब भी कभी इस तरह की कंडीशन दे दी जाए तो आपको सबसे पहले, अगर 2 पॉइंट्स कह रहा है कि 2 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट्स को यहां पर, एक पॉइंट्स को यहां पर, इस पैटर्न को याद रखोगे तो हमारे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ध्यान से देखना, जब भी कभी डिस्टेंस फार्मूले की बात करें तो डिस्टेंस में क्या कहेगा, डिस्टेंस फार्मूले जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया था कि डिस्टेंस बिटवीन ये और ये पॉइंट, आपको हमेशा दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछेगा, तो डिस्टेंस में आपको एक लाइन ऐसे बना लेनी आराम से, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट ये हुआ जिसको बोलते हैं x1 और y1। अभी पहले क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना, बस डिस्टेंस बताया गया है तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा। दूसरा पॉइंट x2 और y2 हो जाएगा, हमने मान लिया, ठीक भैया। अब इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है तो इनके बीच की डिस्टेंस को हम किसी चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, वो मान लेते हैं d। तब d इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लिया हमने। अगर ये कंडीशन यहां तक समझ में आई तो फिर एक दूसरा फार्मूला होता है जिसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है भैया, यहां पर एक लाइन जिसके दो पॉइंट होते हैं x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, इस पॉइंट में एक मिड पॉइंट होता है x कॉमा y, जो क्या करता है, इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है। m रेशियो n में डिवाइड करता है। कुल मिला के ऐसे ही आपको बना लेना है। जब आपसे कहे तो इसमें लगेगा कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू, फिर फार्मूला बनेगा, आपसे ये पॉइंट पूछा जाएगा, कुछ भी दिया गया होगा, कुछ भी पूछे तो बस इस पैटर्न को याद रखिएगा, बस आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये होगा x2 माइनस x2 प्लस x1, सॉरी m x2 प्लस nx1 अपान में m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपान में m प्लस n। ये हो जाएगा। एक फार्मूला और होता है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर आपसे पूछे तो मिड पॉइंट के लिए भैया फिर से वही x कॉमा y, आपको x1 और y1 दिए गए होंगे, ये x2 और y2, ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। तो भैया पी एक्स कॉमा वाई के लिए x प्लस x1 प्लस x2 अपान में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान में 2, इस फार्मूले का यूज कर देंगे। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन में। हमने बनाया, दो पॉइंट लिखे, कौन कौन से, पहले अपने लिए वैसे ही लिखना है, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y, ये हो गया। तो भैया हमको पहला पॉइंट दिया गया है 2,3, आपने समझ लिया कि 2x1 है, 3y1 है। यहां पर 4,1, x2 4, y1 1, y2 1, तो यहां पर पुट करें वैल्यू, x2 की वैल्यू, x2 आपको दिया गया है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया गया है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भैया 4 प्लस 4, इसको बोलते हैं 16। रूट 16 को लिखा जा सकता है 2 रूट 2, सॉरी
4 + 4 कितना होगा, 8 होगा, 8। और 8 को लिख सकते हैं 2√2। तो ये भैया आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा सही। कंफर्म हुई बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, चलो आओ भैया फार्मूले की बात कर लें। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr²। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क लिख लीजिए फार्मूले जल्दी जल्दी। क्या, θ/360 इंटू 2πr। अगर आपसे पूछे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तब भी इसी फार्मूले का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 πr²। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक भैया, देखो इनमें से कौन सा आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण पर बने क्षेत्रफल का मान होगा। तो भैया θ/180 इंटू 2πr, बिल्कुल नहीं। एरिया है तो πr² वाला होगा। ठीक भैया, एरिया पूछ रहा है तो थर्ड नंबर भी गलत हो जाएगा, काट दिया हमने। θ/180 πr², गलत। θ/360 होता है, देखो भैया 2 से ये कट गया, 360 आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। ये हो गया θ/360 πr², मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। ये ना ए वाला सही होगा, ना बी सही होगा, ना सी सही होगा, आपका सही और सही सिर्फ डी नंबर होगा। ये फार्मूले नोट कर लीजिएगा, आपके काम के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर विल बी। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हो गई 3। दूर स्थित बिंदु त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये इसकी टेंजेंट हो गई, तो इसकी लंबाई आपसे पूछ रहे हैं कितनी होगी। हमने माना कि ये लंबाई x होगी। ठीक भैया, आपको याद रखना है कि सेंटर से टेंजेंट पर जब रेडियस ड्रा की जाती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो भैया इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस होगी, इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे और ये आपका बेस हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। देखो, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, h² = p² + b²। तो h² की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, p² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस x²। 25 - 9 = x², ये आ गया 16, और x की वैल्यू √16 ये होता है 4। x की वैल्यू ये कितना आ जाएगा,
ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। ये थ्योरम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बढ़े भी आगे, देखो देखो बोला गया है इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल पी विल बी। आपसे बोला गया है कि इन डायग्राम में एंगल पी की वैल्यू क्या होगी। एंगल पी आपका कहां पर रहा? ये रहा। इसकी वैल्यू बतानी है कि आपकी वैल्यू कितनी आएगी। ध्यान से देखो, अगर ये दोनों डायग्राम हैं और इनके अगर रेशियो की बात करें तो कुछ दिख रहा होगा। अगर हम दो ट्रायंगल की बात करें, अगर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR, अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टी होती है उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है और उनके एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक भैया, साइड का रेशियो देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अगर हम AB की बात करें, AB की लेंथ है कितनी? 3.8 और इस ट्रायंगल में RQ की लेंथ जो है वो है 7.6। अगर हम AB अपान में RQ लिखें तो भैया 3.8 अपान में 7.6, आपको पता होगा 38 टू जा तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। मतलब AB अपान में RQ का रेशियो 1/2 आ गया। ये तो कंडीशन समझ में आ गई। AB और RQ का रेशियो आ गया। अगर हम बात करें AC और RP, AC अपान में RP, AC कितना है? AC है 3√3 और ये दिया गया है 6√3। तो आप कहोगे √3 से √3 कटा, ये 2 आ गया, ये भी रेशियो 1/2 का बना। मतलब AC अपान में RP का रेशियो 1/2 होगा। इस कंडीशन से आप कह सकते हो जब ये इसके इक्वल है तो भैया याद ध्यान से देखो, BC और PQ, BC एंड PQ, BC अपान में PQ का भी रेशियो 1/2 बन रहा है। ये 6 है, ये 12 है। तो आप कहोगे कि ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, अगर AB की बात करें तो भैया AB जो है, AB इस ट्रायंगल में साइड AB और इस ट्रायंगल में साइड RQ, ये आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं तो AB RQ लिख दिया। फिर Q से P की तरफ बढ़ें तो यहां पर बढ़ेंगे B से C की तरफ। अब एंगल्स की बात करें तो एंगल A का रिलेशन एंगल R से होगा। ठीक भैया, ये 80 हो जाएगा। अगर हम बात करें एंगल B का रिलेशन तो एंगल B का रिलेशन एंगल Q से होगा। मतलब ये कितना है? अगर ये एंगल आप देखेंगे तो ये एंगल 80 और ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी आपका 60 हो जाएगा। अब बचा एंगल C। एंगल P के तो ना एंगल C पता है ना एंगल P पता है, तो भैया हमको पता भी करना है एंगल P। तो हम इन ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम 180 होता है। तो 80 प्लस 60 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो एंगल C इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। कितना आएगा? ये एंगल 40 होगा। एंगल P की वैल्यू 40। आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुई बात? देखो ध्यान से,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए एक बार इसको रीड करिए और फिर इसका आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन में बोला गया है मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। आपको बताना है कि मीडियन क्लास क्या होगी, 20 to 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 और 10 से 20। माध्यिका वर्ग क्या होगा? देखो भैया, ये आपका क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी दी गई। एक चीज इसमें और पता कर लीजिए तो आसानी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं CF, हिंदी में बोलें तो संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, कंफर्म, संचयी बारंबारता। देखो ये कैसे पता करते हैं? तो भैया जो फ्रीक्वेंसी है इसको 7 को पहले यहीं लिख दो। दूसरे कॉलम की बात करें तो इस 12 को इसमें ऐड करके यहां लिखें तो 17 और 12 हो गया 19। कितना हो गया? 19। और उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में जो ये टोटल आया है इसको 18 से जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 9 8 17, 9 और 8 17, 1 1 2 1 3। ठीक, कंफर्म। फिर से जो आया है उसमें ये वाला ऐड कर दें 15, 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 3 1 4 1 5। फिर से 10 ऐड करें, 10 फिर ऐड किया जाएगा तो इसमें अगर ऐड करें तो ये देखो हो जाएगा 62 और फिर से 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65। ये जो टोटल आता है यह फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ऐसे मान लें, देखो भैया 3 5 3 8 8 16 16 और 16 17 18 18 और 7 18 और 7 25 25 का कितना? 5 1 2 3 4 और 2 6 65। ये होता है जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसको बोलते हैं n। n इज इक्वल टू 65। अगर आपको क्लास इंटरवल पता करना है तो n/2 th टर्म पता कर लें। तो भैया 65 अपान में 2 की बात करें तो 65 32.5 होगा। कितना होगा? 32.5 नंबर का जो टर्म होगा उसकी बात करें तो 32.5 नंबर का जो टर्म आएगा वो भैया यहां पर आएगा 37 वाले में। तो ये होगा आपका कौन सा कॉलम? ये 20 से 30, 20 से 30 मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मीडियन का फार्मूला क्या होता है? अगर हम मीडियन के फार्मूले की बात करें तो m इज इक्वल टू होता है L प्लस n अपान 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये हो जाएगा। अगर हम मीन की बात करें तो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान में सिग्मा f, या दूसरा फार्मूला एज्यूम्ड मीन a प्लस सिग्मा fd अपान में सिग्मा f, लॉन्ग डिवीजन a प्लस सिग्मा fu अपान में सिग्मा f इंटू h। एक फार्मूला होता है भैया जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है मॉड, मॉड का होता है L प्लस f0 माइनस f1 अपान में 2f0 माइनस f2 माइनस f1 इंटू h। ये इतने सारे फार्मूले स्टैटिक्स चैप्टर के हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, भैया बहुत अच्छा चैप्टर। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया भैया। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो भैया हमको पता है हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई में क्या होता है? 1। कॉस थीटा इधर डिवाइड में आ जाएगा तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा हो जाएगा और ये 1। आपको पता होगा कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा जो होता है ये एक आइडेंटिटी होती है जो बन जाता है टैन थीटा।
तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1। 1 जो होती है वो tan में 45 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 45। कंफर्म हुई होगी बात। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये cos 90 है। ठीक भैया, ये वैल्यू आपके अभी कोई काम की नहीं। ठीक, अगर हम cos 30 की बात करें तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ये सभी cos की वैल्यू होती हैं। sin 60 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा बहुत जल्दी से कि sin 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। काहे की वैल्यू? sin 60 की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कितनी होती है। यहां पर देखो बोला गया कि tan 2a इज इक्वल टू 1 where 2a is acute angle, the value of 2a। बहुत आसान है भैया, जैसे अभी बताया पिछला क्वेश्चन। 1 किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे सर 45 की वैल्यू होती है। हमने कहा tan से tan कंपेयर हो गया, 45 आ गया। a इज इक्वल टू 45/2 आ गया। क्या 36 होगा? नहीं। 38 होगा? नहीं। 45 का आधा होगा। 45 का आधा 22 होल 1/2 हो जाएगा। देखो पेपर सॉल्व करना बहुत अच्छी बात है, पर आपको मैथ के पेपर में पेपर को सॉल्व करते समय अगर टाइम ज्यादा मिल जाता है तो हमने क्वेश्चंस को आराम से कर पाते हैं, घबराहट नहीं होती। और जब घबराते नहीं हैं तो क्वेश्चंस के आंसर मोस्टली सबके सब सही होना शुरू हो जाते हैं। जब डर हमारे अंदर लगता है, जब हम डरना शुरू कर देते हैं, तो फिर भैया हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय गलतियां कर देते हैं, और वो गलतियां बिल्कुल बेसिक वाली होती हैं। बेसिक में प्लस माइनस गलती कर देंगे, टेबल पढ़ते समय गलती कर देंगे, कैलकुलेशन में गलती कर देंगे। जब आप परेशान होते तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देते हो। अगर आप पढ़ते हो 2 4 जा तो आपका होता 8 है पर निकलता 12 है। ऐसी कंडीशन कई बार आपके साथ होती होंगी। वो कंडीशन तब होती है जब आपके ऊपर प्रेशर होता है। इस प्रेशर से बचना है तो आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको 20 मिनट में ही खत्म कर देना है। इन पर ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है। उसी के लिए हम आपकी प्रैक्टिस में डेली 20 क्वेश्चंस का जो सेट होता है वो आपको मिलता रहता है। इनको सॉल्व करते रहिए और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे 20 मार्क्स भी आपके होंगे और 20 मार्क्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस आपके पेपर में अदर क्वेश्चंस के लिए टाइम भी बचेगा, जिससे आप बचे हुए क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में ही 1-1.5 घंटा निकाल दिया, ओमार फिल करने में ही 1-1.5 घंटा निकाल दिया, तो बच की लॉन्ग क्वेश्चन कब करोगे? पेपर छूटेगा। इसलिए इन पर इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि 20 से 25 मिनट, ज्यादा नहीं 20 मिनट तक ही आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर देना है। ठीक, करना तो शुरू करिए, सब चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो भैया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a। अगर ये आपको पहले से पढ़ रखा होगा तो आता होगा, नहीं तो देखो भैया पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन ए, सेक ए को हमने बताया था कि 1/cos a लिखा जाता है। tan a को अभी अभी बताया कि sin a cos a लिखा जाता है। और ये 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए ऊपर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे बचेगा cos ए, ऊपर 1 माइनस साइन ए, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई तो 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा cos ए।
ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। याद होगा आइडेंटिटी आपको, अभी बता रहा हूं। ये कॉस ए, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। आपका कॉस ए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी बी और ये सब गलत हो जाएंगे। इनकी आइडेंटिटी की बात करें तो भैया इनकी 3 आइडेंटिटी होती है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी अगर आपको याद करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा होता है, 1 अपान सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, 1 अपान टेन थीटा कॉट थीटा होता है और 1 अपान कॉट थीटा टेन थीटा होता है। अगर हम 1 अपान साइन थीटा की बात करें तो ये कॉसेक थीटा होता है। अगर 1 अपान कॉसेक थीटा की बात करें तो ये साइन थीटा होता है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी आप वैल्यू याद करिए, आपको सब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। लिखा हुआ है द मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26.1 और 25.n। आपको मीन दिया गया है, मीन दिया गया है 26.1, मीडियन दिया गया है 25.8। ठीक, ये देखो अगर हम बात करें तो ये होता है मॉड मीडियन मीन का रिलेशन, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन होता है, आपको याद होगा। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो क्या हो जाएगा, मॉड आपको पता करना है तो 3 इंटू 25.8 माइनस 2 इंटू 26.1, ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 5 दिया 15, 15 और 2 17 हो जाएगा, एक बचा 3 दूनी 6 और 1 7। फिर से मल्टीप्लाई कर लें, 25 3 75 और 2। ठीक, ये करेंगे तो 2.62 जा 12, 1 बचा 2 जा 4, 52.2। माइनस कर दें तो माइनस करने पर बचेगा भैया कितना, 2, ये 5, 25.2, 25.2 मतलब सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़े आगे, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है। बोला गया था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30। अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो लेट करते हैं, लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स। क्या मान लें, एक्स। इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन, लेंथ ना मान करके इट्स ब्रेथ दी गई है, भैया ब्रेथ जो दी गई है उसी को मान लें। इन्होंने कहा इट्स ब्रेथ एक्स, इफ इट्स लेंथ, तो लेंथ के बारे में कुछ बताया गया है। इफ इट्स लेंथ 1 मीटर ग्रेटर देन, 1 मीटर ज्यादा है इट्स ब्रेथ से, बहुत बढ़िया, 1 मीटर ज्यादा कर दिया। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जल्दी बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों वाली बातें, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30 दिया गया है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 30। बहुत बढ़िया। L की वैल्यू आपको दी गई है x+1 और x इज इक्वल टू 30। x² प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिखी कहीं पर? बिल्कुल दिख गई, सी नंबर वाली कंडीशन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। चलो एक मीडियन क्लास का कर चुके हैं पीछे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यहां पर हम मीडियन की जगह पर एक नया क्वेश्चन बना दे रहे हैं। मीडियन का आंसर आप दोगे मॉडल या मॉड क्लास बताइए। मॉडल क्लास माध्यिका वर्ग की जगह पर बहुलक वर्ग करिए। बहुलक वर्ग बताइए, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग पता करने के लिए आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना होगा? 20 से 30। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि मीडियन क्लास कौन सी होगी, वो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कंफर्म हुई? उसके लिए याद रखिएगा CF आपको लिखना होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया द सोल्यूशन ऑफ ए पेयर लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 विल बी। इसको समझने के लिए थोड़ी सी बातें समझ लें। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो भैया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। c जहां पर कांस्टेंट है। कंफर्म? अगर थोड़ी सी बात करें तो भैया सोल्यूशन में तो भैया एक हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब दो इक्वेशन टू वेरिएबल्स होंगे तो दो इक्वेशन एक साथ वर्क करेंगी। ठीक, जब कंडीशन में ये दिया गया होगा a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, जब ये दिया गया होगा तो आपको याद रखना है ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन। और इन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग, ये कौन सी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब कभी भी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाए तो इसमें मेनी सोल्यूशन होते हैं। कितने? मेनी सोल्यूशन। इसमें क्या होगा? ये कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट। एक होता है पैरेलल लाइन के लिए, क्या? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, जिनमें दो तो इक्वल होते हैं पर एक अनइक्वल हो जाए, वो पैरेलल लाइन होती हैं। उनमें नो सोल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सोल्यूशन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कौन सी कंडीशन लगेगी? कह रहा है कि आपको देख के बताना है क्या होगा। तो भैया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5 हो जाएगा। a2 कितना होगा? a2 3, b2 2 और c2 -8 होगा। कंफर्म? अब देखो a1 अपान a2 2 अपान 3, b1 अपान b2 1 अपान 2,
C1/C2 कौन सा, -5/-8, तीनों अनइक्वल है, तीनों अनइक्वल होंगे तो नन ऑफ दिस का काम खत्म। इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन ये नहीं हो सकता, दो होंगे बिल्कुल नहीं, एक होगा ये बात सही, यूनिक सोल्यूशन होता है क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब ये कंडीशन हो। ठीक है बच्चों, तो ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट लग रहा है तो आप उस चैप्टर को कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको कमेंट करिए, तो हम उस चैप्टर को और इजी वे से आपको समझा सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।